नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी है। कल रात जब आप सो रहे थे तब एक देश में तख्ता पलट हो गया। उस देश की सेना ने अपनी ही सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बंदी बना लिया गया। इसके बाद खबर आई कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, ये कहकर कि उनके पास और चारा ही क्या है ये मामला, विस्तार से जानते हैं। मधुबाला और किशोर कुमार की एक फिल्म है झुमरू। इसमें एक मजेदार गाना है, गे 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 गेली जरा टिम्बकटू। गंदा गाता हूं, सॉरी। यह हंसी हंसी का गाना था। ऐसे में लोगों के बीच टिम्बकटू किसी चुटकुले की तरह चल निकला। कई फिल्मी डायलॉग्स और गानों में इसका जिक्र आया। मसलन गोविंदा की फिल्म भाग्यवान में एक सॉन्ग है, अक्कड़ बक्कड़ टिम्बकटू, यू लव मी एंड आई लव यू। कभी शिटी गानों का कॉम्पिटिशन हो तो आप इसे कोट कर सकते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा कि ये टिम्बकटू क्या है? ये असल में एक शहर है। कहाँ है? अफ्रीका के देश रिपब्लिक ऑफ माली में। 18 अगस्त को इसी माली में सरकार का तख्ता पलट हो गया। इससे पहले भी माली में 3 बार तख्ता पलट हो चुका है। एक लाइन में समझिए तो इन्हीं तख्ता पलटों ने माली की कहानी लिखी है। कभी इन्होंने हालात संवारे, कभी बिगाड़े। कैसे, ये जानने के लिए शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। 1898 से लेकर 1960 तक माली फ्रांस का गुलाम था, कॉलोनी थी। तब इसको कहते थे फ्रेंच सूडान। 1960 में आज़ादी मिलने पर इसने अपना नाम बदलकर रखा माली। चीन की तरह यहाँ भी वन पार्टी सिस्टम बना। ये सिस्टम खत्म हुआ 1968 में। इस बरस हुआ माली का पहला तख्ता पलट। ये तख्ता पलट अपने साथ तानाशाही लेकर आया। लेफ्टिनेंट मूसा ट्राओरे बन गए देश के डिक्टेटर। इस तानाशाही की व्यवस्था से माली को मुक्ति मिली 1991 में। इस बरस फिर से माली की सेना ने तख्ता पलट किया और ट्राओर से गद्दी छीन ली। अब आया माली में लोकतंत्र। 1992 में पहली बार लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुए। 1992 से 2011 तक डेमोक्रेसी की यह व्यवस्था चलती रही। फिर 2012 में हालात बिगड़े। कैसे? इसका जवाब आपको दिखेगा मानचित्र पर। माली की उत्तर पूर्वी दिशा में अल्जीरिया के पार बसा है लीबिया। यहाँ के तानाशाह थे मुअम्मर गद्दाफी। फरवरी 2011 में उनके खिलाफ सिविल वॉर शुरू हुआ। उसमें लड़ने के लिए अगल बगल के देशों से भी लोग आए। इसमें माली के लोग भी थे। लीबियन सिविल वॉर खत्म हुआ तो ये लोग माली वापस लौटे और लौटने के बाद इन्होंने माली में भी टेंशन बढ़ाई। देखते ही देखते माली में कई मिलिशिया ग्रुप बन गए। इस अराजकता का फायदा उठाया तुआरेग जनजाति के लड़ाकों ने। ये तुआरेग पहले भी समय समय पर हिंसा करते आए थे, लेकिन जनवरी 2012 में इन विद्रोहियों ने उत्तरी माली में एक नया देश बनाने का ही ऐलान कर दिया। इस वक्त माली के राष्ट्रपति थे अमादू तोमानी। उस विद्रोह को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में एक और तख्ता पलट हुआ मार्च 2012 में। इस वक्त माली की सेना ने राष्ट्रपति तोमानी को सत्ता से बेदखल कर दिया। ये अफरा तफरी की स्थिति थी। एक तरफ तो माली में सिविल वॉर के हालात थे, दूसरी तरफ अल कायदा समेत कई आतंकवादी संगठन यहाँ पैठ बना चुके थे। इनसे निपटने के लिए माली को राजनीतिक स्थिरता चाहिए थी। ऐसे में माली के पड़ोसी देशों ने बीच बचाव किया और उनके जोर देने पर माली की सेना ने पावर एक सिविलियन गवर्नमेंट को सौंप दी। क्या इसके बाद माली के हालात ठीक हो गए? नहीं। माली की सरकारें बहुत टाइम से एक गलती करती आ रही थी। उनका सारा ध्यान देश के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से पर रहता था। वजह, यहाँ सोने की खदानें हैं। सोना और कपास, ये 2 चीजें माली की इकॉनमी का आधार है। ऐसे में कुछ एक इलाकों को छोड़कर बाकी माली उपेक्षित सा था और इसी असंतोष ने इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथ मजबूत किए। इस असंतोष का फायदा उठाया आतंकवादियों ने और अलगाववादियों ने। और एक लड़ाका समूह जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, तुआरेग, वो भी इसी गुट में आ गए और अब उत्तरी माली का एक बड़ा हिस्सा इनके कब्जे में आ गया। इन लड़ाकों का अगला निशाना थी राजधानी बमाको। माली की सरकार अकेले इनसे निपटने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में उन्होंने माली के पुराने मालिक फ्रांस से मदद मांगी। फ्रांस ने मदद के लिए अपनी सेना भेजी। संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजी। इन्होंने कई अहम शहरों को लड़ाकों के कब्जे से मुक्त किया और इसी लड़ाई झगड़े के 20 सितंबर 2013 में माली में चुनाव भी हुए और इसमें जीतकर राष्ट्रपति बने इब्राहिम बोबकार केटा। ये नाम याद रखिएगा, इब्राहिम बोबकार केटा। ये हमारी आज की कहानी के एक बड़े पात्र हैं। चुनाव हुए 2013 में, नई सरकार बनी और इस सरकार ने तुआरेग अलगाववादियों से बातचीत शुरू की। 2015 में तुआरेग और सरकार के बीच एक शांति समझौता हुआ। इस पीस एग्रीमेंट से
तुआरेग अलगाववादी शांत हो गए, लेकिन आतंकवादी और दूसरे मिलिशिया ग्रुप उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। कभी वो किसी होटल पर आतंकवादी हमला करते, कभी खुद को एंटी जिहादी कहने वाले लड़ाके दूसरे समुदाय के लोगों का कत्ल करते, फिर कत्ल होने वाले समुदाय के लोग जवाबी हिंसा करते। मतलब पूरे माली में मारकाट चल रही थी। इन सब में 5 बरस बीत गए। साल आया 2018 का, फिर से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इब्राहिम बोबकार केटा फिर से राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन इस दफा विपक्षी पार्टियों ने उन पर धांधली का इल्जाम लगाया, लेकिन केटा पद पर बने रहे। अब कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 2018 से 2020 पर आ जाते हैं। इस साल मार्च 2020 में माली के संसदीय चुनाव हुए। इसमें भी बड़ी गड़बड़ियां हुई। मसलन वोटिंग से 3 दिन पहले विपक्षी नेता सुमाइला सिसे को अगवा कर लिया गया। इसके अलावा कई चुनावी अधिकारी और कम्युनिटी लीडर्स, उनको भी अगवा कर लिया गया। गड़बड़ी यही नहीं रुकी। अप्रैल 2020 में एक अदालत ने 31 विपक्षी उम्मीदवारों के नतीजे पलट दिए। इससे विपक्ष की सीटें घट गई और केटा की पार्टी रैली फॉर माली, उसकी सीटें बढ़ गई। तो एक तरफ चुनावी गड़बड़ियां, जिसमें कोर्ट की भी मदद मिली, ऊपर से राष्ट्रपति केटा पर पहले से लग रहे भ्रष्टाचार और निरंकुशता के आरोप, और इन सब के इतर एक और चीज, कोरोना के चलते बदतर हुई इकॉनमी। इन सब वजहों से केटा के प्रति माली के लोगों की नाराजगी आसमान छूने लगी, और इसी पृष्ठभूमि में 5 जून 2020 से शुरू हुआ केटा के खिलाफ जन विद्रोह। शुरुआत राजधानी बमाको से हुई। इस प्रोटेस्ट का नाम दिया गया जून 5 मूवमेंट। जल्द ही ये हिंसक हो गया, और बढ़ते विरोध के बीच राष्ट्रपति ने क्या किया? पहले तो विपक्ष से सुलह की कोशिश की, उन्हें सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन विपक्ष नहीं माना। कहा कि जब तक केटा का इस्तीफा नहीं, तब तक प्रदर्शन जारी। और इन्हीं विरोधों के बीच 18 अगस्त को माली से आई एक और तख्ता पलट की खबर। क्या हुआ इस दिन? ठीक राजधानी बमाको से करीब 15 किलोमीटर दूर काटी नाम का एक शहर है। यहाँ माली की सेना का एक बड़ा कैंप है। 18 अगस्त की दोपहर इसी बेस पर माली सेना के धड़े ने बगावत कर दी। काटी आर्मी बेस पर कब्जे के बाद सेना के ये लोग राजधानी बमाको पहुंचे। यहाँ राष्ट्रपति का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने इनका स्वागत किया। पूरे शहर में जुलूस निकालने के बाद आर्मी के लोग राष्ट्रपति के घर पहुंचे। यहाँ राष्ट्रपति केटा के अलावा प्रधानमंत्री बुबू सीसे भी मौजूद थे। आर्मी ने दोनों को बंदी बना लिया, और आधी रात के वक्त राष्ट्रपति केटा को सरकारी टीवी चैनल के मार्फत अपने इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा। क्या बोले वो इस्तीफे में? पिछले 7 बरस से मैं इस देश को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज हमारी सेना के एक हिस्से ने दखलंदाजी करने की जरूरत समझी। क्या मेरे पास पद छोड़ने के अलावा कोई विकल्प है? मैं पद पर बने रहने के लिए कोई खून खराबा नहीं चाहता। तो क्या हो रहा है तख्ता पलट के बाद माली में? वहां सेना ने देश की सीमा सील कर दी है। केटा का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी अब जश्न मना रहे हैं। तख्ता पलट में शामिल सैनिक खुद को जनता का मुक्तिदाता बता रहे हैं। इन सैनिकों का पक्ष बताने के लिए माली वायुसेना के डिप्टी चीफ भी टीवी पर आए और क्या बोले कि हम सत्ता पर कब्जे के लिए नहीं आए हैं। हमारा मकसद केवल इस देश को स्थिरता देना है। हम इस देश की जनता के साथ हैं। हम सब मिलकर इस देश को वापस इसका खोया हुआ मकाम दिलाएंगे। एक तयशुदा समय में चुनाव करवाए जाएंगे ताकि माली को मजबूत सरकार मिले, ऐसी सरकार जो बेहतर कामकाज कर सके, जनता का भरोसा जीत सके। ये तो माली के अंदर के हालात थे, प्रतिक्रियाएं थी। बाहर के देशों की क्या प्रतिक्रिया रही? फ्रांस और यूरोपियन यूनियन समेत ज्यादातर देशों ने इस तख्ता पलट की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र ने भी इसकी निंदा की। इस घटनाक्रम पर 19 अगस्त को सिक्योरिटी काउंसिल एक इमरजेंसी बैठक भी करने वाली है। 2012 में भी एक तख्ता पलट हुआ था। उसने इस्लामिक आतंकवादी संगठनों को माली में जमने का मौका दिया था। यानी असर केवल माली पर नहीं पड़ा था। अल्जीरिया, निजेर, बुर्किना फासो और मॉरिशानिया जैसे उसके पड़ोसी देशों में भी आतंकवादी एक्सपोर्ट हुआ था। पड़ोसियों को डर है कि कहीं माली के हालात 2012 के मुकाबले और बदतर न हो जाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो केवल पश्चिमी अफ्रीका पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे सटे यूरोपीय देशों के लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा। शॉर्ट में यह समझिए कि माली में होने वाली इस तरह की कोई भी घटना अकेले माली की दिक्कत नहीं है। 1/4 दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। ये था दुनियादारी में बड़ी खबर सेगमेंट। अब बारी सुर्खियों की। पहली सुर्खी लेबनान से जुड़ी है। 2005 में यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या हुई थी। नेदरलैंड स्थित संयुक्त राष्ट्र के स्पेशल ट्राइब्यूनल में इस पर केस चल रहा था। 18 अगस्त को कोर्ट ने इसमें फैसला सुनाया। कोर्ट ने सलीम जमील अय्याश नाम के एक आदमी को हत्या का दोषी माना। सलीम हिजबुल्लाह का सदस्य है।
कोर्ट ने कहा कि हरीरी के मर्डर में हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप या सीरिया के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। दूसरी सुर्खी ऑस्ट्रेलिया से है। उसने एस्ट्राजेनेका नाम की एक दवा कंपनी से डील की है। ये कंपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन बना रही है। इस डील से ऑस्ट्रेलिया को क्या मिलेगा? अगर वैक्सीन का ट्रायल कामयाब रहा तो ऑस्ट्रेलियन सरकार इसे मैन्युफैक्चर करेगी, फिर ऑस्ट्रेलिया के हर नागरिक को मुफ्त में ये वैक्सीन दी जाएगी। ऑस्ट्रेलियन सरकार और भी कई दवा कंपनियों से ऐसी ही डील करने की कोशिश में है ताकि जो भी वैक्सीन बने उसके नागरिकों को शुरुआत से ही उसका फायदा मिले। तीसरी सुर्खी कनाडा से है। 18 अगस्त को यहाँ प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मौजूदा संसदीय सत्र को वक्त से पहले खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसकी वजह से ट्रूडो के खिलाफ चल रही वी चैरिटी स्कैंडल की जांच भी फिलहाल रुक जाएगी। जाहिर सी बात है कि इस फैसले से विपक्ष नाराज है। उनका कहना है कि ट्रूडो ने अपने खिलाफ चल रही जांच को दबाने के लिए सत्र को अचानक रुकवाया। कई नेता इस फैसले पर ट्रूडो को डरपोक, अनैतिक और स्पाइनलेस यानी कि बिना रीढ़ का बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ट्रूडो की खूब आलोचना हो रही है। ये थी सुर्खियां। अब बारी तारीख सेक्शन की। आज तारीख है 19 अगस्त। आपने कई ऐसी खबरें पढ़ी होंगी कि फला गांव में एक औरत को डायन बताकर मार दिया, फला जगह डायन बताकर औरत को मल खिलाया, नंगा करके घुमाया। आपको पता है ये जाहिलियत बस हमारे यहाँ नहीं है। आज की तारीख में आपको ऐसी ही एक मूर्खता का अतीत बताते हैं। ये बात है 328 बरस पुरानी। तारीख थी 19 अगस्त 1692। अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्टेट में सेलम नाम का एक गांव था। उस रोज यहाँ इस गांव में 5 महिलाओं को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उनका अपराध विचक्राफ्ट यानी जादू टोने का इल्जाम कि ये 5 शैतान की दूत हैं, लोगों पर जादू करती हैं। आरोपों की शुरुआत हुई थी फरवरी 1692 में। इस महीने सलेम की 2 लड़कियां अजीब बर्ताव करने लगी। उन्हें दौरे पड़ने लगे। वो कभी चिल्लाती, कभी गुस्से में इधर उधर सामान फेंकती। लोगों ने कहा इन पर बुरी ताकतों का साया है। फिर जब इन लड़कियों से पूछा गया तो उन्होंने एक स्थानीय बेघर महिला का नाम लिया। कहा कि उसने हमारे ऊपर टोना किया। धीरे धीरे और भी 4 महिलाओं पर चुड़ैल होने का इल्जाम लगा। इन पर मुकदमा चला, फिर इन्हें फांसी दे दी गई। और सेलम में ये पहली बार नहीं हुआ था। फरवरी 1692 से मई 1693 के बीच यहाँ लगभग 200 लोगों पर जादू टोने के इल्जाम में मुकदमा चला। इनको कलेक्टिवली सलेम विच ट्रायल कहते हैं। इन मुकदमों में 19 को फांसी मिली, एक को टॉर्चर करके मारा गया, कई लोग जेल में डाले गए और इन पीड़ितों में ज़्यादातर महिलाएं थीं। और इस पूरी मूर्खता की जड़ में क्या था? अंधविश्वास। इसके अलावा एक बड़ा एंगल निजी दुश्मनी का भी था। कभी प्रॉपर्टी के लिए तो कभी किसी को गैर धार्मिक मानकर लोग दुश्मनी निकालने के लिए विचक्राफ्ट का इल्जाम लगाते थे। ऐसी ही मूर्खताएं और भी देशों में होती थी, इसमें इंग्लैंड भी शामिल है। वहाँ तो अंधविश्वास इतने चरम पर था कि 1542 में संसद ने विचक्राफ्ट एक्ट बना दिया और इस चीज़ के लिए मौत की सज़ा तय की गई। इस दौर में इंग्लैंड के लोग अपनी विपत्तियों के लिए सबसे पहले शैतान को दोष देते थे। दुर्घटना हो जाए, फसल खराब हो जाए, मवेशी की मौत हो जाए, सबका ठीकरा चुड़ैलों पर फोड़ा जाता। सोचिए ये वही इंग्लैंड था जो खुद को दुनिया में सबसे सभ्य बताता था, दूसरी संस्कृतियों को बर्बर और आदिम बताता था। आज की दुनियादारी में इतना ही। आखिरी में हमारा सेगमेंट विश्व कविता। आज आपको सुनाते हैं पुर्तगाल के कवि फर्नांडो पेसोआ की कविता। हिंदी में इसका अनुवाद किया है रीनू तलवार ने। आप कविता के साथ रहें। हम विदा लेते हैं। जाते जाते एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं लल्लन टॉप का नया कैंपेन, दुनिया में रहने वाले भारतीयों के लिए, भारतवंशियों के लिए कैंपेन तेरा तुझको अर्पण। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको लल्लन टॉप की वेबसाइट पर मिलेगी या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन की पहली पंक्ति में। यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें मेल भी भेज सकते हैं। हमारा इस कैंपेन के लिए तेरा तुझको अर्पण के लिए पता है TTA, तेरा तुझको अर्पण का शॉर्ट फॉर्म tta.lallantop@gmail.com। शुक्रिया। आग के एक बड़े अधमिटे धब्बे सा डूबता सूरज ठहरे बादलों में कुछ देर ठहर जाता है। सांझ के मौन में दूर कहीं सुनता हूँ सीटी की धीमी आवाज। कोई रेलगाड़ी जा रही होगी। इस पल में एक अस्पष्ट सा विरह मुझे घेर लेता है, साथ ही एक अज्ञात और शांत सी चाह जो आती है जाती है। ऐसे ही कभी नदियों की सतह पर होते हैं पानी के बुलबुले जो बनते हैं फिर फूट जाते हैं और उनका कोई अर्थ नहीं होता।
सिवाय पानी के बुलबुले होना जो बनते हैं और फिर फूट जाते हैं। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द ललन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार रोज 12 बजे।